गुड मॉर्निंग। यस बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 7 एनिमल टिश्यूज। ओके, कल हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 7 एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। बच्चों, वर्ड एपिथेलियम, जो वर्ड एपिथेलियम है, कल मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल टिश्यूज हैं दे आर ऑफ 4 टाइप। एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के हैं बच्चों? 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो कल हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था। एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियम जो वर्ड है, जो एपिथेलियम जो टर्म है बच्चों, ये टर्म दी गई रुइस के द्वारा। किसके द्वारा? रुइस के द्वारा जो है ये टर्म दी गई। ओके, एपिथेलियम। आज बच्चों एपिथेलियम टिश्यूज के बाकी जो टाइप्स हैं वो करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। कुछ सेल की सरफेस से प्रोजेक्शंस बनते हैं, जैसे कि माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई और सीलिया, सीलिया एंड काइनोसीलिया। ठीक है, तो सेल सरफेस से बच्चों, मान लो ये सेल है, तो इस सेल सरफेस से इस तरीके से ये जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं इस तरीके से, तो इन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ये शॉर्ट होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, इन प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहते हैं। अगर सेल सरफेस से ठीक है बच्चों, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है, तो इन्हें सीलिया कहते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है ये। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, मोटाइल है ये। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मोटाइल है ये, सीलिया कहते हैं इन्हें। ओके, और एक और टाइप है सीलिया का, वो है काइनोसीलिया। इनमें भी ये लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, मोटाइल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं और थिक सेल वॉल होती है इनकी, तो इन्हें हम काइनोसीलिया भी कहते हैं। ठीक है ना, माइक्रोविलाई, सीलिया एंड काइनोसीलिया, ये 3 अलग अलग जो प्रोजेक्शंस हैं ये सेल के सरफेस से निकले रहते हैं। तो इस बेसिस पर ही जो कल हमने किया था कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम में मैंने आपको बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो 2 टाइप्स के हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट जो टाइप बताया था मैंने आपको, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बताया था। सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर जो है मैंने कॉलमनर एपिथेलियम बताया था, जिसमें कॉलमनर में एक तो है ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, और एक और मैं बताऊंगा इसमें, सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, एक और मैं बताना चाहूंगा, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है,
हाँ, चलिए बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो टू टाइप्स के हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो सेल्स की सिंगल लेयर के मिलने से बनते हैं। सेल्स की जो सिंगल लेयर होती है वो सीटेड रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टेड रहती है कनेक्टिव टिश्यूज से। तो सेल की शेप के बेसिस पर हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया था कल, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम में मैंने बताया था कि कॉलमनर सेल्स के मिलने से बनते हैं। तो बीच बीच में कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल लेयर है वहां पर ग्लैंडुलर सेल्स भी पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर कॉलमनर सेल्स कहते हैं, जो कुछ सिक्रेशंस रिलीज करती हैं। इसके अलावा कॉलमनर जो कॉलम शेप्ड सेल्स हैं उनकी सरफेस पर अगर सीलिया ओरिजिन होती है, एमर्ज होती है, तो उन्हें कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर माइक्रोविलाय जो है ग्रो होती है, एमर्ज होती है कॉलमनर सेल्स के ऊपर, तो उन्हें कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और अगर काइनोसीलिया रिलीज होते हैं तो वो काइनोसीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहलाती है। ओके बच्चों, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मैं समझा चुका हूं कल ही कि कई बार क्या होता है कि सिंगल लेयर होती है सेल्स की, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं शॉर्ट होती हैं, तो नीचे से तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहती है लेकिन टॉप सरफेस तक नहीं ग्रो कर पाती, तो अपीयरेंस डबल लेयर का आता है, इसलिए उसे कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आज बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, चलिए। यस, कंपाउंड कंपाउंड एपिथेलियम। ध्यान से देखिए बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स की मल्टीपल लेयर्स से बनते हैं। ठीक है ना, 4 to 6 सेल लेयर्स होती हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, और जो सरफेस सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप की हो सकती है, सरफेस जो सरफेस लेयर की सेल्स हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूब लाइक सेल्स की बनी हो सकती है। ठीक है, या लो कॉलमनर शेप हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड एपिथेलियम में मैं दो एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक तो स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। और सेकंड मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यस, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, चलिए। तो स्ट्रेटिफाइड में बच्चों अलग अलग टाइप्स हैं, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रेटिफाइड में। यस, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है बच्चों के 4 to 6 सेल्स की लेयर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये क्या होता है कि सीटेड होती है एक दूसरे के ऊपर ये सेल्स की लेयर। जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो डिफरेंट शेप की सेल्स की बनी हो सकती है, जो इंटरमीडिएट लेयर्स हैं वो पॉलीगोनल शेप सेल्स की बनी होती है, और जो इनर मोस्ट सेल लेयर है ये क्यूबॉइडल या लो कॉलमनर शेप सेल्स की बनी होती है। ओके, तो
एक के ऊपर एक सेल लेयर्स होती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट में भी दो पार्ट हैं, नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। हम्म।
यस। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है, जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो सेल्स की मल्टीपल लेयर से बनते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि टाइप कौन सा है, टाइप कौन सा किस पर डिपेंड करता है कि जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो किस शेप की है। अगर वो स्क्वेमस है तो इसे हम कहेंगे स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम। अगर वो क्यूब लाइक सेल्स का है तो उसे कहेंगे क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। अगर वो कॉलम शेप्ड सेल्स हैं तो फिर उसे हम कहेंगे कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम। अब बच्चों हम स्क्वेमस को डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम है उसके अंदर क्या होता है कि कई एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सॉरी मैं पहले पहले नॉन केरेटिनाइज में जाऊंगा कि जो नॉन केरेटिनाइज स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है इसके अंदर क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है इनकी सेल्स लिविंग रहती है, इनका प्रोटोप्लास्ट लिविंग रहता है, इनसे केरेटिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसे कहते हैं नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि केरेटिन प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है आउटर मोस्ट सेल से, और जब क्रिएटिन प्रोटीन रिलीज होता है साथ साथ में जो सेल्स हैं वो भी डाई होके साथ में रिलीज होती है, तो बाहर क्रिएटिन की एक लेयर पाई जाती है सेल सरफेस के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। क्रिएटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं बच्चों। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप है स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम का। सेकंड हम लेते हैं क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। यस, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से
हाँ बच्चों, सेकंड जो टाइप है स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम का, दैट इज द क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें आप बच्चों स्ट्रक्चर देखिए, आउटर मोस्ट जो सेल लेयर है वो ट्यूब लाइक सेल्स की बनी होती है, फिर बीच में इंटरमीडिएट सेल लेयर है जो कि पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स की बनी होती है, और इनर मोस्ट सेल लेयर है जो कि जो इनर मोस्ट सेल लेयर है बच्चों, ये क्यूबॉइडल या लो कॉलमनर शेप्ड सेल्स की बनी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच रहती है। अच्छा एक चीज और बताऊं बच्चों, जो इनर मोस्ट सेल लेयर है इसे हम जर्मिनेटिव एपिथेलियम भी कहते हैं, कह सकते हैं, या कहते हैं जर्मिनेटिवम एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लेयर है आउटर मोस्ट ये तो रिमूव हो जाती है, लेकिन जो इनर मोस्ट लेयर है इनसे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है और नई सेल लेयर बनती है। ठीक है, इसी तरीके से जो ए का जो थर्ड टाइप है वो है कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, सॉरी कंपाउंड एपिथेलियम। यस, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। यस बच्चों, अगर आउटर मोस्ट सेल लेयर कॉलम शेप्ड सेल्स की बनी है तो इसे हम कहते हैं कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। और अगर ये एक टाइप हो गया, एक थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप और बता रहा हूं, अगर कॉलमनर सेल से सीलिया भी एमर्ज हो रहे हैं, क्या एमर्ज हो रहे हैं, सीलिया एमर्ज हो रहे हैं, तो फिर इसे कहेंगे सीलिएटेड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे बच्चों। ओके, एक बार आप डायग्राम देख लें। तो फर्स्ट हमने स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम किया था जिसमें नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड दो है। सेकंड है क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, आउटर मोस्ट सेल लेयर क्यूब लाइक सेल्स की बनी है। थर्ड है कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें एक और टाइप बन सकता है, वो है अगर आउटर मोस्ट सेल लेयर पर सीलिया एमर्ज होते हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे आगे अब हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम समझेंगे। हाँ बच्चों, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, लेंदी भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से नीट एग्जाम के अंदर और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी। और इसको समझ लिया तो आपको एनिमल एनाटॉमी को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम।
नहीं सॉरी 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 बच्चों, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम हम कर चुके हैं। ट्रांजिशनल सेकंड है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मैं पहले स्केच बना देता हूं बच्चों। बच्चों ध्यान से देखिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर क्या है स्ट्रक्चर के, ये 3 to 5 सेल की लेयर्स के मिलने से बनते हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं वो ओवल शेप्ड होती हैं, वेरिएबल उनकी शेप चेंजेबल होती है। और ये इंटरमीडिएट सेल लेयर है जिसमें पॉलीगोनल सेल्स हैं। ये इनर मोस्ट सेल लेयर है जो कि क्यूबॉइडल या लो कॉलमनर शेप सेल्स की बनी है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो जनरली थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आती है, लेकिन जब ये टिश्यू एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो स्ट्रेच होने के समय ये जो सेल लेयर है ये फ्लैट हो जाती है, और उस समय जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर सा हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए, ये उन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जो ऑर्गन फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उन जगहों पर ये पाए जाते हैं। तो जब स्ट्रेच करते हैं, नॉन स्ट्रेच कंडीशन में तो ठीक है, जब स्ट्रेच कंडीशन में होते हैं तो सेल लेयर्स फ्लैट हो जाती हैं और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में। ओके, ग्लैंड क्या है, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है, इसलिए एपिथेलियम टिश्यू पर ही ग्लैंड्स पाई जाती है। ग्लैंड, हाँ, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड
और हिट्रोक्राइन ग्लैंड। हिट्रोक्राइन ग्लैंड। बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये एम्ब्रियो की एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर से ओरिजिन होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं एम्ब्रियो की तीनों जर्मिनल लेयर से ओरिजिन होते हैं, डेवलप होते हैं। इसी तरीके से जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टोडर्मल भी हो सकती है, एंडोडर्मल भी हो सकती है, मेसोडर्मल भी हो सकती है। ओके बच्चों, हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की। ये एपिथेलियल टिश्यूज से ही बनते हैं। कि ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक सेल है, एक टिश्यू है या एक ऑर्गन है जो कि स्पेसिफिक सिक्रेशन को रिलीज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड जो है 3 टाइप की हो सकती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो डक्ट, दे हैविंग द डक्ट एंड दे रिलीजेस द secretions in the duct and by the duct the secretions reaches their target site। तो duct they have the duct और duct के द्वारा target site तक जो है secretions पहुंचते हैं। सेकंड लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस ग्लैंड्स होती हैं, ये अपने secretions को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं, इसलिए इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे कि ये हार्मोन रिलीज करती है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम को, म्यूकस को या अदर सिक्रेशंस को रिलीज करती है। नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या हिट्रोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिनमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, दे हैव द डक्ट, और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है जो कि डक्ट लेस होता है। एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम्स को या अदर सिक्रेशंस को रिलीज करता है डक्ट के अंदर, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपने सिक्रेशंस को, हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या हिट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जनरली इसे हम बच्चों हिट्रोक्राइन ग्लैंड कहना ज्यादा बेटर समझेंगे। मिक्स्ड ग्लैंड हम लेंगे उन ग्लैंड को जो कि हार्मोन भी रिलीज करती हैं और सेल्स भी बनाती हैं, जैसे कि टेस्टिस और ओवेरीज, उन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे क्योंकि वो हार्मोन भी रिलीज करती हैं और मेल एंड फीमेल गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करती है। टेस्टिस मेल गैमेट्स को और ओवेरीज फीमेल गैमेट्स को, तो उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। जबकि पेनक्रियाज को हिट्रोक्राइन ग्लैंड कहेंगे क्योंकि उनमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। ओके, 11th क्लास आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।